इसके लिए तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इसी बीच एक तीसरी पार्टी उभर रही है, जनसुराज। जिस शख्स से मैं मुलाकात कराऊंगा वो परिचय के मोहताज नहीं है। ओम प्रकाश जी हैं और डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं और 2017 में रिटायरमेंट भी कर गए हैं और दूसरे को न्याय भी देते थे। लेकिन अब न्याय का जो है न्याय तो दे दिए, रिटायर भी कर गए, लेकिन अब इनको लगता है कि अब इसे पेट नहीं भरेगा, हमें जनता का सेवा करना है। अब जनता की सेवा करने के लिए इन्होंने जनसुराज भी ज्वाइन किया है। अभी मेरे साथ मोहनिया मौजूद है। तमाम कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत भी किया। प्रकाश जी, पहले तो आपका स्वागत है। प्रकाश जी, एक आप कहा जाता है कि सत्य न्यायाधीश दूसरे को न्याय दिलाते थे, है ना जी। एक होता है कि जब जज बैठता है तो जो रहते हैं पीड़ित, उनको लगता है कि जज साहब क्या फैसला सुना देंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप एक आम जनता के बीच आ गए हैं। अब उस पार्टी से आप ज्वाइन कर लिए हैं आपने, जिनके संरक्षक हैं प्रशांत जी। और प्रशांत किशोर की बातों में आप कितनी मोहित हो गए कि जनसुराज आपने ज्वाइन किया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप आज स्थानीय मोहनिया विधानसभा के कार्यालय में आप उपस्थित हुए हैं बाइट लेने के लिए। प्रशांत जी एक चिरपरिचित चेहरा है और उनकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। जैसा कि सारे लोगों को, पूरे देश को मालूम है, प्रदेश नहीं पूरे देश को मालूम है, इन्होंने पिछली 8-10 विभिन्न पार्टियों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका एज ए रणनीतिकार उन्होंने निभाया है। इन सारे अनुभवों को प्राप्त करने के बाद उन्हें लगा है ऐसा कि जनता, विशेषकर हमारा जो बिहार प्रदेश है, जो सबसे हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं उसमें सबसे पिछली लाइन में आज खड़ा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में, सत्तारूढ़ पार्टियों ने इस कदर जो है समाज का दोहन किया है कि साहब आज विकास नहीं हो पा रहा है। और जिसके चलते यहाँ का यूथ विशेषकर जो है कोरोना के बाद से बेरोजगार हो गया है और पलायन की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाता है। नतीजा ये है। और आज जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, एनडीए की सरकार, और जो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, कहना है कि 80 करोड़ लगभग लोगों को 5 किलो राशन देकर, 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया कराकर उनको पंगु बना दिया रखा है, उनकी विकास की गति को रोक दिया है। क्योंकि पहले लाचारी में जीविकोपार्जन के लिए अपने परिवार की जो फौज है उसके जीविकोपार्जन के लिए आदमी बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब जाता था तो कमाता था, घर में पैसा भेजता था, बच्चों की शिक्षा और परवरिश ठीक से होती थी। लेकिन प्रकाश, जनता तो यही चाह रही है ना कि हमें मुफ्त में सब कुछ मिले, क्योंकि देखिए रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके राज्य से लोग पलायन कर रहे हैं, एक फैक्ट्री भी नहीं है, तो फिर कैसे लोग जीविकोपार्जन कैसे करेंगे? यही आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। जो लोग रोजगार दे रहे हैं, जब सरकार इनकी 14 में आई है, एनडीए की सरकार जब 14 में आई तो इन्होंने वादा किया था कि देश के 2 करोड़ यूथ को जो है प्रत्येक साल मैं नौकरी दूंगा, जॉब दूंगा। लेकिन हुआ क्या? टाटा फिश, देश से काला बाजारी, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, 15 लाख रुपए सभी के खाते में डालेंगे। कहाँ 15 लाख, 15 पैसे भी तो नहीं आए। तो आज जो है 11 साल आपको हो गया कंप्लीट, आप 12वें साल में चल रहे हैं सरकार। अब क्या उम्मीद है? 75 साल के, अब इसी महीने में आप 75 साल के होने जा रहे हैं, अब क्या विकास करिएगा? इसलिए जनता प्रशांत जी की तरफ देख रही है, बदलाव चाहती है। पूरा प्रदेश एक 20 साल का ऐसी सरकार को झेलते झेलते जो अब मानसिक रूप से संतुलन भी खो दिया है, वो नेतृत्व बिहार का कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना विकास होगा। 15 साल आपने आरजेडी कार्यकाल को देखा और 20 साल एनडीए कार्यकाल को, दोनों में कितना अंतर? देखिए, जब बुरे से अच्छा आपको मिलता है तो लोगों को पहले था। याद कीजिए 15 साल का जो सो कॉल्ड जंगल राज था, उसके बाद जब नीतीश जी आए तो उससे थोड़ा बेहतर लोगों को लगा। लेकिन ये भी एक कॉकस से घिरे हमेशा रहे। कारण ये कि एक तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए आज 20 साल से प्रदेश में जो है शासन चला रहा है। जनता अब उठ चुकी है। आप एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ कि साहब आज जो बच्चा कल का पैदा होता है
4 साल 3 साल में स्कूल जाता है, स्कूलिंग शिक्षा होती है, उसके बाद वो कॉलेज आता है, फिर वो विश्वविद्यालय जाता है। आप 20 साल में तो ये मानते हैं कि जो छोटा बच्चा होगा वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया होगा। एजुकेशनल सिस्टम को इन्होंने बना दिया है क्या साहब कि बच्चे को खिचड़ी दिन में खिलाएंगे ताकि बच्चा आवे, साइकिल देंगे, ठीक बात है। स्कूल को आपने किचन घर बना रखा है। अरे करना है तो आप अपना विजन ऊपर रखिए। गार्जियंस को कहिए कि अगर 75% से प्लस तुम्हारी अगर बच्चे की अटेंडेंस होगी तो तुम्हारे खाते में पैसा देंगे, घर से वो बढ़िया से खिला के आएगा। तो ये है एजुकेशन का सिस्टम। आप जानते हैं कि स्कूलिंग के बाद लोग भाग जाते हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, सब बाहर में पढ़ के IAS IPS। प्रतिभा की कमी नहीं है। ये प्रदेश वो है जहाँ पहला राष्ट्रपति पैदा हुआ। ये प्रदेश वो है जहाँ क्रांतिकारी क्या जो बिगुल भी बजा चंपारण से, वो इसी बिहार से पैदा हुआ। और उसी की एक कड़ी है कि हमारे भाई प्रशांत जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, जननायक हैं, आज आए हैं और यही सोच के कि मेरे जैसा व्यक्ति जो 33 साल न्यायपालिका में न्याय देने का काम किया, आज प्रशांत जी के साथ मैं, इसलिए मुझे लगता था दूसरी आदमी एजुकेटेड नहीं है और जज साहब को उसकी तारीफ करनी पड़ती है, कैसा लगता था आप बताएं। इसलिए मैं सोच के आया हूँ, बस आप लोग का प्यार मोहब्बत समर्थन चाहिए। आप मीडिया वालों से सिर्फ मेरा एक आग्रह होगा कि निष्पक्ष होके जो सच्चाई है उसको लोगों के बीच में ले जाइए। क्या प्रशांत जी पलायन पर रोक लगा पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, जिस तरह वो मैनिफेस्टो में भी लिखे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं? कितना इस बातों में दम है? देखिए, बातों में तो दम है। आप याद करिए उस दिनों को जब इस देश पर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होते थे और चुनाव निष्पक्ष नहीं होता था, बूथ कैप्चरिंग और बाहुबलियों के हाथ में था पूरा देश। याद कीजिए उस टाइम को, जब पहला आदमी जब TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बन के आया और जब उसने सुधार शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अकेला ये क्या कर लेगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि रेप केसेस में 90% जो है एक्विटल होता है, लोग रिहा हो जाते हैं, तो क्या रेप केस होना बंद हो जाए? उस आदमी ने अलग जगाया। और जब राव साहब आए तो उन्होंने टाइट किया। आज कहीं सुनते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुआ है, क्यों नहीं हो सकता है अगर विजन है क्या? आपके प्रदेश में इतनी संभावनाएं हैं, सिर्फ विजन का व्यक्ति। हम आपसे एक साधारण सा उदाहरण, आप मेरे को ये बताइए कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गया लगभग, वहां कोई नेता पार्लियामेंट में ऐसा क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाता है कि एक खास क्षेत्र को 78 बरस से आपने रिजर्व क्यों करके रखा है? आप रोटेट कीजिए, 10 साल के बाद आप रोटेट कीजिए, एक बार वो चुनाव लगता है, 5 साल का टाइम मिलता है। 5 साल अगर उस आदमी के अंदर अवेयरनेस है, जागरूकता है, अगर विकास करने की उसकी अगर मंशा है, तो जितना वादा करके आता है कि पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, स्वास्थ्य देंगे, आपके बुरे दिन में शिक्षा देंगे, साथ देंगे, अगर वो 20% भी करता क्षेत्र का विकास तो विकास दिखता। लेकिन वो होता क्या है, जिस दिन विधानमंडल और संसद में आप भेज देते हैं उस दिन के बाद से वो अपना विकास शुरू करता है, आपको भूल जाता है। यही सच्चाई है ना। अब आप मेरे इसी पर प्रश्न आपने पूछा तो पूरी बात सुनिए आप। मेरा कहना है कि अदर देन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, अगर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति का व्यक्ति, चाहे वो सवर्ण क्लास हो, चाहे OBC हो, चाहे अति पिछड़ा हो, अगर व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, क्षमतावान है, अगर राजनीति के माध्यम से वो अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का, देश का आवाज बनना चाहता है, उसको ये मौका है। यहाँ का भाई साहब अगर ये चाहे ये कि हम चुनाव लड़के हम MP बन सकेंगे, मेरे को बताइए। और शेड्यूल कास्ट क्या पूरे देश में है कि नहीं है? ये एक खास क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट रहता है। बिहार में आज स्थिति यह है कि 40 सीटें लोकसभा के हैं, सिर्फ 6 सीटें रिजर्व है। ये 6 सीटों के ही शेड्यूल कास्ट के लोग उसका फायदा उठाएंगे। 34 वाले को कहाँ आरक्षण मिल रहा है? ये विजन क्यों नहीं कि कोई नेता वहां उठाता है पार्लियामेंट के अंदर? है कोई? तो विजन है ही नहीं। हम लोग जैसे आदमी को टिकट नहीं देगी पार्टी। देश की 2 नेशनल बड़ी पार्टियां, इधर भाजपा और कांग्रेस, टिकट की बात जब भी आती है, इस देश में 543 मेंबरान जहां डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पब्लिक का होता है, कोई इससे बड़ा तो कोई अदालत नहीं है जहां डायरेक्ट पब्लिक वोट देती हो। राष्ट्रपति में देगा तो विधायक देगा, है ना, जितने भी राज्यसभा में जाएंगे तो नॉमिनेट करके जाएंगे उसमें, लेकिन सीधा में तो लोकसभा से तो बड़ा कोई नहीं है जहां डायरेक्ट वोट दिया जाता है। और 543 में 141 MP आरक्षित क्षेत्रों से चुन के जाते हैं, जिसमें 84 MP जो है शेड्यूल कास्ट से जाते हैं, बाकी शेड्यूल ट्राइब से जाते हैं। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो देश की 2 बड़ी नेशनल पार्टियां, इधर भाजपा और कांग्रेस, टिकट किसको देखती हैं? कि जो पिछली लाइन में बैठता है, समझ रहे हैं,
उसको चुना जाता है क्योंकि व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति चाहिए जो हाथ उठावे, जो मोदी जी की जय करे, राहुल गांधी की जय करे, ऐसे ही लोगों को टिकट मिलता है। वहां चुनाव वो नहीं लड़ते हैं, चुनाव पार्टी लड़ती है और साहब वो जीत के पार्लियामेंट में बैठ गए। जब इस नेशन के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए एक कानून बनाने की बात उठती है तो यहाँ क्या है कि एक ब्यूटी है कि आप कितना बढ़िया सत्ता में बैठा आदमी काम करेगा, विपक्ष में बैठा आदमी टांग खींचेगा। वोटिंग की नौबत आती है तो हमारे वो जो जिनको उन्होंने टिकट दिया, जो पिछली पंक्ति में बैठने वाले आदमी जो कानून की एबीसीडी भाषा नहीं जानते हैं, एक संस्कृत में कहा गया है, एक श्लोक था लाइन, गतानुगत को लोग, हम लोग कक्षा 7 में पढ़े थे। उसका मतलब हुआ कि जाने वाले के पीछे जाने वाला। एक भेड़ से तुलना किया गया कि भेड़ हमेशा अपने नीचे देखता है, कभी सीधे नहीं देखता है। एक भेड़ खंड में गया तो हजारों हजार चला जाता है, समझ रहा है। तो उसमें आप देखिएगा कि एक एक्सीडेंट होता है, 10 लोग वीडियो बनाएगा। किसी आदमी के अंदर जो है ये नहीं आता है मानवीय गुण के साथ उसको उठावे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दे। या तो व्यवस्था का दोष है कि साथ पुलिस के डर से वो नहीं उसके बीच में पड़ता है। एक लड़की की छेड़खानी करता है, 10 लोग वीडियो बनाता है, कोई सब। ये भेड़ तंत्र हो गया है भाई साहब। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह जाति पाति हावी है, इसको प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? अब देखिए, प्रशांत जी खुद भी एक ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं रविदास कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, फिर भी मैं इनके साथ आया क्यों? एक उदाहरण है, अभी मेरी ज्वाइनिंग में मीडिया ने मेरे से एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि जाति पाति एकदम तोड़ेंगे जिस तरह शेड्यूल एसटी ओबीसी फॉरवर्ड करके जिसे जिक्र किया जा रहा है, इसको टूटना चाहिए? आपके यहाँ एक कैडर की पार्टी है, यहाँ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी है ना भाई। यहाँ सुरेश पासी के बाद कोई बीएसपी से तो जीता नहीं। आज इस पार्टी का क्या हस? यहाँ एक कैडर वाली पार्टी रहते हुए भी एक रविदास की पार्टी बनती है। रविदास के अलावा कोई वोट देता है? पासी देता है वोट, मैं पूछ रहा हूँ, पासवान देता है? कोई नहीं देता है यहाँ पर पार्टी, समझ रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि अब उनके यहाँ वोट कटवा की स्थिति बन चुकी है। मुझसे भी ऑफर हुआ कि आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ जाइए, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि मैं मेरे कार्य करने की शैली थी जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के काम करने वाला। मैं न्यायाधीश रहा, सब लोग मेरे बारे में मुझे ब्राह्मण भी पसंद करता है, राजपूत भी पसंद करता है, अति पिछड़ा भी। और अपने जाति में इंटेलेक्चुअल जो है वो समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जाति का कोई लीडर आज की डेट में। क्या लगता है कि ओम प्रकाश जी जो है मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से भाई प्रत्याशी होंगे? मैं इसके लिए तो नहीं कह सकता भाई साहब, मेरे कार्य मेरे गुण है। पार्टी, मैं एक साधारण सिपाही के रूप में इसमें ज्वाइन किया हूँ। अगर पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया कि नहीं साहब चुनाव लड़िए तो अवश्य लड़ूंगा चुनाव। बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? तैयार तो हम शुरू से हैं, जब से राजनीति में आए। अच्छा, क्योंकि मुझे महसूस होता है मोहनिया विधानसभा क्षेत्र है, इसमें शेड्यूल कास्ट के ही लोग विधायक बनते आ रहे हैं। सभी लोगों ने जनता को ठगने का काम किया। क्या आप यही काम करेंगे या उनकी तकदीर बदलेंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, आप बताइए भैया। मेरा विकास, मेरा सवाल जनता की सवाल है। मेरा कोई विकास के लिए बचा ही नहीं। मेरे खुद के लड़के इस समय जो है ब्रिगेडियर रैंक में है, डायरेक्ट एनडीए ऑफिसर है। अभी हाई प्रोफाइल के वो आदमी अभी ब्रह्मोस इन्हीं का है जो अभी पाकिस्तान में दागा गया। आप जानते हैं ना कि एनडीए नहीं बन सकता शेड्यूल कास्ट आदमी, क्योंकि वही होता होगी तभी पर वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। मेरी बेटी जो है नोएडा के फेमस डॉक्टर है, अभी रेटिंग में 5 स्टार है। अभी दो अपना सेंटर चलाती है, एमडीएस डॉक्टर मनोज तिवारी जी इनॉग्रेट किए थे। सबसे छोटा बेटा फाइनली सेलेक्टेड एज ए जज, नहीं ज्वाइन किया। एनडीए फाइनली सेलेक्टेड, नहीं ज्वाइन किया, उसका हो गया उसमें एयरफोर्स में। आज ईशा अंबानी की कंपनी है एडवर्ड, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है, अभी 62 कंट्रीज का हेड है छोटा बच्चा मेरा।